तो अभी हमने देखा कि हवा किस तरह से अपने अपर्दन कार्य से स्थल रूपों की संरचना करती है। हवा जिन चीज़ों को अपने साथ प्रवाहित करके लेके जाती है वो उसकी परिवहन करने की क्रिया का हिस्सा है। हवा बहते समय अपने द्वारा काटे गए और अपक्षय द्वारा नष्ट हुए टुकड़ों कणों को अपने साथ बाहर ले जाती है। मरुस्थलों में वायु परिवहन की क्षमता का अंदाज़ा हम लोग तूफान के समय लगा सकते हैं। एक बड़े तूफान में हज़ारों टन मिट्टी व बालू एक स्थान से कई किलोमीटर दूर तक ले जाकर निक्षेपित कर दी जाती है। प्राय जो बड़े कण होते हैं वो तो रगड़ खाकर कुछ दूरी तक ही हवा के साथ बहते हैं, जबकि बालू के कण जो महीन होते हैं वो कई किलोमीटर दूर तक या आप कह सकते हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तेज प्रवाह के समय बहाकर ले जाती है। हवा द्वारा परिवहन की क्रिया पर पवन की गति, बालू के कणों का आकार, बालू के कणों की मात्रा एवं मार्ग की बाधाएं इत्यादि विशेष रूप से प्रभाव डालती हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि चाहे हवा का अपर्दन करने का सामर्थ्य है या पदार्थों को परिवहन करके ले जाने का सामर्थ्य है, ये बहुत हद तक तो हवा की जो गति है, जो पवन की गति है, उस पर निर्भर करती है। बहुत हद तक सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वो पवन की गति है। और दूसरा उसके मार्ग में पड़ने वाली बाधाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ये पीछे आया था डेजर्टिफिकेशन का, जिसमें ये महसूस किया गया था कुछ विद्वानों द्वारा और कुछ रिसर्चर्स द्वारा कि जो थार का रेगिस्तान है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में जो गैप्स हैं, जो दर्रे हैं, उनसे हवा के परिवहन कार्य से ये जो रेत है ये उन गैप्स में से उन क्षेत्रों में इसका प्रभाव और प्रसार बढ़ता जा रहा है जहाँ पर पहले रेत नहीं थी। मतलब इसको डेजर्ट मार्च के जो है मरुस्थल जो है उसका आगे बढ़ने की संज्ञा इसको दी गई थी। और उसके बाद कई जगह इस तरीके के इन गैप्स के बीच में वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी शुरू किए गए, कुछ फॉरेन एड से भी किए गए। जैसे सीकर के पास बाजौर गैप है तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने उसमें कुछ एड दी थी, उसमें भी इस तरीके की प्लांटेशन की गई थी कि वो जो रेत है वो उन दर्रों में से उसका प्रसार आगे ना हो, क्योंकि अगर आगे प्रसार होगा तो वो ऐसी भूमि पर उसका प्रसार हो जाएगा जो कि अभी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर उस पर रेत आ जाएगा तो वो अनुपयोगी हो जाएगी। तो जो वायु की गति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बालू के कणों के आकार, नेचुरली हवा ज़्यादा भारी पदार्थ को नहीं ले जा पाएगी दूर तक, हल्के पदार्थ को ज़्यादा दूर तक उड़ा कर ले जा सकती है। और रास्ते में बाधाएं, जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो बाधाएं, प्राकृतिक बाधाओं से मतलब है जैसे कोई बीच में पर्वत श्रृंखला आ गई या कोई वनावरण आ गया या इस तरीके से कोई रुकावट आ गई जिससे हवा के रास्ते के अंदर एक अवरोध आ गया अगर, तो वो फिर अवरोध आते ही उसकी जो गति है हवा की वो क्षीण पड़ने लगती है। और जैसे ही उसकी गति क्षीण पड़ती है वैसे ही वो चीज़ों को जमा करना प्रारंभ कर देती है। हवा के जमाव से बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का सर्जन होता है। और ये स्थलाकृतियाँ अलग अलग तरीके से बनती हैं और इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। मतलब एक चीज़ जो बन गई ऐसा नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि जितने भी अपर्दन के कारक हैं जिनको समतल स्थापक बल
पृथ्वी के ऊपर कहा जाता है, वो चीज़ों का निर्माण करते हैं और उन चीज़ों को निर्माण करते हुए कई तरीके की आकृतियों को सर्जन करते हैं, और अंततः उनका जो कार्य है वो, उनको समतल स्थापक बल इसीलिए कहा गया है कि वो अड़चने जो भी पृथ्वी तल के ऊपर ऊंचाई निचाई है उसको बराबर करने का काम करते हैं। और ये क्रिया पृथ्वी के इतिहास में लगातार जारी है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये क्रिया होती रहेगी। आंतरिक जो शक्तियां हैं वो पृथ्वी की सतह को उबड़ खाबड़ करने का काम करती रहेंगी, और जो ये बाह्य शक्तियां हैं, बहता जल, तीव्र गति से चलने वाली पवन, समुद्र तरंगें, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के हिमनद, ये सब उस चीज़ को, अपक्षय के कारक, ये सब उस चीज़ को समतल करने का लगातार कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर ये याद दिलाना चाहूँगा कि अपर्दन और अपक्षय का भेद जानने की ज़रूरत है, और भौतिक भूगोल के अंदर इन शब्दों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में इस चीज़ को याद दिलाता रहता हूँ कि अपर्दन एक गतिशील क्रिया है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अपर्दन एक गतिशील क्रिया है जिसमें अपर्दन के कारक बहता जल, हवा इत्यादि पदार्थों को अपर्दित कर अपने साथ ले जा अन्यत्र किसी दूसरी जगह जमा कर देते हैं। वहीं अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें अपक्षय के कारक जैसे सूर्य ताप, पानी का जमना, पिघलना, तुषार आदि की क्रियाएं चट्टानों को उनके मूल स्थान पर तोड़ती फोड़ती रहती हैं। इसका मतलब अपक्षय में कोई गति नहीं होती, चीज़ें कहीं जाती नहीं, उसी जगह टूटती फूटती रहती है और वहीं पड़ी रहती हैं। वहीं अपर्दन में चीज़ें एक जगह से टूट के दूसरी जगह जाती हैं। तो पवन जो है वो अपने निक्षेपण कार्य में सबसे पहली जो चीज़ का निर्माण करती है वो है उर्मिकाएँ, रिपल्स बोलते हैं। रेतीले मरुस्थलों में सतह पर सागरीय लहरों की भांति, जैसे सागर की लहरें होती हैं, तरंग होती हैं, उनकी निर्माण, जैसे एस्बेस्टॉस शीट होती है, आपने अगर देखी हो तो, जो सीमेंट की चद्दर, कई दफ़ा टिन शेड जो होते हैं, जो लहरदार चद्दर होती है, इस तरीके की आकृति देखने को मिलती है। इनका निर्माण पवन की दिशा के समकोण पर महीन रेत के निक्षेपण से होता है। पवन की दिशा में परिवर्तन के साथ ही ये इनका स्वरूप बिगड़ जाता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो स्थलाकृति है वो है बालुका स्तूप, सैंड ड्यून जिसको बोलते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों की वायु के जमाव से बनी सबसे महत्वपूर्ण आकृति बालू का टीला है, और ये आकार के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। समुद्र तट के निकट एवं मरुस्थल दोनों क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का निर्माण रेत की अधिकता, हवा की दिशा एवं वेग, किस दिशा में बह रही और कितनी गति से, बालू के जमाव का समुचित स्थान या मार्ग की बाधा आदि के कारण होता है। ये कई तरीके के होते हैं जिनको अगले लेक्चर में विस्तार से केवल बालू का स्तूप में ही बताने का प्रयत्न करेंगे। तो अर्धचंद्राकार हो सकते हैं, समांतर हो सकते हैं, अनुप्रस्थ हो सकते हैं, ये इनके अलग अलग आकार हैं। उससे अगली जो आकृति निक्षेपण द्वारा बनती है वो है सैंड शीट, बालू का चादर इसे बोलते हैं। ये बालू के विस्तृत, समतल तथा आकारवहीन क्षेत्र होते हैं। इनमें टीले ना होकर मात्र उर्मिकाएं होती हैं, लहरदार। इन्हें बालू का आवरण भी कहते हैं। लीबिया में विस्तृत सेलेमा चादर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उससे अगला जो स्थलाकृति है वो है लोयस। मरुस्थलीय प्रदेशों की सीमा के बाहर बालू एवं मिट्टी के बारीक कण हवा के साथ बहकर फैलते जाते हैं। आर्थर होम्स के अनुसार लोयस पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए सूक्ष्म कणीय धूल के निक्षेप होते हैं, जो कि वर्षा होने से वायु से घुलकर मरुस्थलों के बाहरी क्षेत्रों में जमा होते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की घासें इन्हें इकट्ठा कर जमाए रखती, मतलब इनके ऊपर घास का आवरण हो जाता है।
लोयस का नामकरण फ्रांस के लोयस नामक गांव में जमा ऐसी मिट्टी के आधार पर किया गया है। यह पीले अथवा हल्के भूरे रंग की चिकनी मिट्टी होती है, जल में घुल जाती है तथा बहुत उपजाऊ होती है। ढीली होने के कारण इसे नदियाँ आसानी से काट भी देती हैं। लोयस के निक्षेप उत्तरी चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मतलब मध्य पूर्व ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। उससे अगली आकृति है, ये लोयस के अंदर ही इस 2-3 तरीके की हैं। उससे अगली आकृति है पेडिमेंट। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में प्राय किसी पर्वत, पठार या एंसलबर्ग के जो पदीय भाग हैं जहाँ वो मैदान से मिल रहा है, एक सामान्य ढाल वाला विस्तृत मैदान होता है। ये ऐसे चिकनी चट्टानी समतल भूभाग को पेडिमेंट कहते हैं। यह मुख्यतः पानी के कटाव व अपक्षय से बनता है, जो अल्पकालिक वर्षा रेगिस्तानी भागों में कभी कभार होती है। इसके पीछे का पर्वतीय भाग काफ़ी तेज ढाल वाला होता है। कभी कभी इसकी बैकग्राउंड या जो इसकी पीठ है वो किसी क्लिफ की तरह होती है, कगार की तरह, और तेज ढाल वाली होती है। कई बार हवा भी ऐसे पेडमेंट का निर्माण में सहायक रहती है। ऐसे पेडमेंट के आगे के भाग में बारीक मिट्टी का जमाव पाया जाता है। बजाडा पेडिमेंट के नीचे का भाग है, जहाँ पर पेडमेंट के निर्माण के समय बहकर आए पदार्थ व रेत जमा होते जाते हैं। ऊंचे या उभरे भागों का कटाव एवं निचले भागों में जमाव, यहाँ दोनों ही कार्य हवा एवं पानी की क्रिया द्वारा होते हैं। इसी कारण इनका जो ढाल है वो धीमा रहता है और लहरदार भी होता है। यहाँ पर मोटे व महीन कणों के मिश्रित मिले जुले जमाव अलग अलग मोटाई की परतों में मिलते हैं। ये भाग जो होते हैं, ये कृषि बजाडा, ये भाग जो होते हैं ये कृषि और पशुपालन के लिए, मतलब उनके पशु जो चारा वारा खाते हैं उसके लिए भी उपयोगी होते हैं। उसके अलावा लास्ट है प्लाया। मरुस्थलीय मरुस्थलीय प्रदेशों में जो नदी नाले बहते हैं उनका पानी मरुस्थल या बालू के जमाव में ही फैलकर सोख लिया जाता है। मतलब वो कोई इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम इसको आप कह सकते हैं। जिन भागों में नदी नालों का पानी इकट्ठा होता रहता है वहाँ इनके साथ नमक या क्षार भी जमा हो जाते हैं। अतः यहाँ पर मिट्टी के जमाव में नमक सम्मिलित होने से वहाँ की जो परत है ऊपरी वो कठोर होती है। वर्षा के दिनों में या पानी भरने पर यहाँ खारे पानी की दलदल बन जाती है। ऐसे दलदल मैक्सिको व संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में भी सांभर, कुचामन, पंचभद्रा, डीडवाना, लूणकरणसर, फलौदी आदि भागों में खारे, दलदली या छिछले पानी का जमाव पाए जाते हैं। इन प्लाय झीलों का क्षेत्रफल कुछ वर्ग किलोमीटर से होकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है।